स्टूडेंट्स, दिस इज आकृति एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन हार्ट ऑफ स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 8 सिविक्स से लास्ट चैप्टर 5 एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन लेकर के आई हूँ, जिसे हम काफी डिटेल में कवर करेंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम मेनली दो एजेंसीज को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज यूनिसेफ और दूसरा ILO, दैट मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया है रिगार्डिंग यूनेस्को एंड WHO। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो जा करके देखो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। बट हम अपने आज के इस वीडियो के अंदर यूनिसेफ और ILO को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो पहली एजेंसी है दैट इज यूनिसेफ। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, मतलब बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस हुए थे। और ऐसे में जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे वो थे बच्चे और महिलाएं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी देश का भविष्य उसके आने वाली पीढ़ी पर निर्भर करती है, जिसे हम युवा पीढ़ी कहते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है कि जब युवा पीढ़ी ही किसी भी देश की डगमगाएगी तो उस देश का फ्यूचर भी क्या होगा, खराब होगा, है ना। तो ऐसे में महिलाओं और बच्चों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक संस्था का संगठन किया जाता है, जिसे हम यूनिसेफ कहते हैं। ठीक है, मतलब बच्चे और महिलाएं जो उस समय सबसे ज्यादा प्रभावित थे, उनके प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए ये यूनिसेफ जो हमारा एजेंसी है, इसको बनाया जाता है। और इसका फुल फॉर्म जब ये एजेंसी बनकर तैयार हुआ था, उस समय यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के नाम से ये जाना जाता था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जब ये एजेंसी बनकर तैयार हुई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। लेकिन बाद में इस पूरे जो यूनिसेफ के जब हम फुल फॉर्म को देखते हैं, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड से इंटरनेशनल और इमरजेंसी ये दोनों शब्द को हटा दिए गए थे, और अब जो इसका प्रेजेंट नाम है दैट इज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इस यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड से यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड हो गया, जहां से इमरजेंसी और इंटरनेशनल जो वर्ड थे ना, उसको हटा दिए गए। और इस यूनिसेफ का फॉर्मेशन कब होता है, तो दिसंबर 1946 को इस यूनिसेफ का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन क्यों होता है, बेसिकली चिल्ड्रन और विमेन के देखभाल के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बार पूरे स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। सो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, फाउंडेड इन दिसंबर 1946 एज यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो 1946 दिसंबर, मैं डेट भी स्पेसिफाई कर दूं, 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का फॉर्मेशन होता है। और क्यों होता है, सो प्रोवाइड रिलीफ टू चिल्ड्रन अफेक्टेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 में जितने भी बच्चे प्रभावित हुए थे, उनके देखभाल के लिए इस एजेंसी को फॉर्म किया जाता है। क्लियर है इतनी चीजें। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लेटर in 1950 it became a permanent body and program was extended to provide benefits to the children of developing countries। अब 1950 में क्या होता है, ये एक यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक परमानेंट बॉडी बनकर के तैयार होता है। और जब ये परमानेंट बॉडी बन करके तैयार होता है, तो अब ये यूनिसेफ सिर्फ वर्ल्ड वॉर 2 में अफेक्टेड बच्चों के लिए ही नहीं काम करता, बल्कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उन सारे डेवलपिंग कंट्रीज में जितने भी बच्चे हैं जो किसी भी तरीके से अफेक्टेड है, वेदर दे आर ऑर्फन या मतलब जिसके माँ बाप नहीं है,
या वो किसी भी तरीके से अंडर प्रिविलेज है, तो वैसे बच्चों का देखभाल यूनिसेफ अपने जिम्मे लेता है, जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है, ठीक है। और इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, यूएसए के अंदर। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज डूइंग ग्रेट सर्विस बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इश्यूज लाइक चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड। इसमें मुझे नहीं लगता कुछ भी पॉइंट आपको समझाने की जरूरत है। यूनिसेफ अपना एक यूनिसेफ किस फील्ड में अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, तो चाइल्ड लेबर में जिस भी तरीके के इश्यूज को बच्चे झेल रहे हैं उसको और भी लोगों को क्या कर रही है, अवेयर कर रही है। चाइल्ड अब्यूज के मामले में, गर्ल चाइल्ड के मामले में किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है सोसाइटी में, उस कंट्री के अंदर, उस इश्यूज को भी यूनिसेफ क्या कर रही है, रेज कर रही है। अब हम बात करते हैं कि यूनिसेफ को फंडिंग कहां से मिलता है ना, कि अगर वो पूरे वर्ल्ड वाइड बेसिकली अगर वो वर्ल्ड वाइड काम कर रही है तो उनके पास सबसे इंपॉर्टेंट काम करने के लिए क्या चाहिए होता, पैसा चाहिए होता, तो उनके पास पैसा आता कहां से है। सो फॉर फाइनेंस इट डिपेंड ऑन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट, एनजीओज, एजेंसीज, सेल्स ऑफ ग्रीटिंग कार्ड्स एंड फंड रेज थ्रू कैंपेन। तो बेसिकली यूनिसेफ अपने फाइनेंस को कैसे रेज करती है, मतलब इनके पास फाइनेंस कहां से आती है, तो ये कैंपेन करते हैं। जब ये कैंपेन करते हैं तो इनको फंड्स मिलते हैं। ये ग्रीटिंग कार्ड्स भी सेल आउट करते हैं, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज के लिए ये काम कर रही है, तो वो बहुत सारे कंट्रीज जो है वहां के जो गवर्नमेंट है वो कंट्रीब्यूशन करती है यूनिसेफ को, बहुत सारे एनजीओ कंट्रीब्यूट करती है, बहुत सारे जो एजेंसीज है वो भी यूनिसेफ को क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है। और जब इतने सारे कंट्रीब्यूशन मिलते हैं तो यूनिसेफ जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके चिल्ड्रन के लिए भी ये काफी बखूबी तरीके से काम करती है। क्लियर है इतनी चीजें? तो चलिए अब इसके फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं यूनिसेफ के फंक्शन के बारे में। और हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इट वर्क फॉर सर्वाइवल, हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द चिल्ड्रन। यूनिसेफ की स्थापना विश्व भर में जितने भी बच्चे मौजूद थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में अफेक्टेड हुए थे उनके हेल्थ और सर्वाइवल के लिए की गई थी यूनाइटेड नेशन द्वारा। लेकिन आज के समय में यूनिसेफ ना सिर्फ हेल्थ और सर्वाइवल की तरफ ध्यान दे रहे बच्चों का, बल्कि उनके एजुकेशन की तरफ भी काफी ध्यान दे रही है बहुत ही एक्टिवली। जितने भी 190 कंट्रीज है उनमें जितने भी बच्चे हैं जो काफी अंडर प्रिविलेज्ड है, तो उन बच्चों के हेल्थ की तरफ, उनके एजुकेशन की तरफ, उनके वेलफेयर की तरफ यूनिसेफ काफी एक्टिवली काम कर रही है। हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, it provide training to the health and sanitation to people, teachers and nutritionists. Health and sanitation related training teachers, nutritionists और लोगों को दी जा रही है। थर्ड पॉइंट है, it provide technical supplies and aids like pumps and pipes for bringing clean water to rural area. रूरल एरियाज में पंप्स और पाइप्स की सप्लाई की जा रही है ताकि लोगों तक रिमोट एरियाज में साफ पानी पहुंचे। अब अगर साफ पानी पहुंचेगी तो उससे होगा क्या, लोगों को अगर साफ पानी मिलेगी तो ऑब्वियस सा बात है पानी से रिलेटेड जितने भी डिजीज होते हैं वो नहीं होंगे उनको, क्योंकि उनके पास क्या है, पैसे की कमी है। और जब पैसे की कमी है तो वो किसी भी तरीके का गंदा अगर पानी पिएंगे तो ऑब्वियस सा बात है वो और भी ज्यादा अफेक्टेड होंगे। तो उन एरियाज में, वैसे रिमोट एरियाज में जो हमारा यूनिसेफ है वो पंप्स और पाइप्स की सप्लाई कर रही है ताकि लोगों तक साफ पानी पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प चिल्ड्रन एंड मदर्स इन इमरजेंसी लाइक नेचुरल कैलामिटीज एंड एपिडेमिक। तो किसी भी तरीके से अगर देश में, किसी भी देश में जो कि इसके मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, तो ये एजेंसी यूनिसेफ जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उस इमरजेंसी में अगर किसी भी तरीके से अफेक्टेड है तो उनको उन इमरजेंसी के सिचुएशन में, वेदर इट इज अ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक और कुछ भी हो, एपिडेमिक हो,
तो वैसे सिचुएशन में महिलाएं और बच्चों का देखभाल करती है, उनको हेल्प करती है। क्लियर है ये पॉइंट्स? चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज इट सप्रेस ट्रैफिक इन चिल्ड्रन एंड विमेन। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है स्टूडेंट्स। आप अक्सर न्यूज में देखते होंगे बच्चों की तस्करी की जा रही है, महिलाओं की तस्करी की जा रही है, तो उस पर भी यूनिसेफ बहुत ही एक्टिवली, बहुत ही स्ट्रांगली ट्रैफिकिंग जो होते हैं ना बच्चों और महिलाओं के बीच में, तो उसको भी सप्रेस करती, उसे भी रोकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट मेक्स एफर्ट टू प्रिवेंट डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, malaria and skin disease etc. to immune people against these diseases. तो यूनिसेफ काफी एफर्ट लगा रही है कि वो ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया और स्किन डिजीज जैसे जितने भी भयानक बीमारी है उनसे लोगों को क्या कर सके, इम्यून कर सके। देखो उनका सबसे पहला प्रिवेंटिव मेजर्स क्या था कि जो रिमोट एरियाज के लोग हैं उनमें बहुत ज्यादा बीमारी होती है। क्यों बीमारी होती है? गंदा खाने की वजह से, गंदा पानी पीने की वजह से। तो सबसे पहले उन एरियाज में जो ये मेजर ले रही है, जो ये इनिशिएटिव ले रही है कि भाई उन एरियाज में सबसे पहले साफ सुथरा पानी सप्लाई करो, है ना। और जब साफ सुथरा पानी सप्लाई होगा तो होगा क्या, लोगों के बीच में जब साफ सुथरा पानी जाएगा वो उसे यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सा बात है जितने भी पानी रिलेटेड जितने भी बीमारी है वो उनको नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके का मेजर हमारी यूनिसेफ ले रही है और इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत सारे जो आई थिंक 17 स्टेट्स हैं जहां यूनिसेफ काफी एक्टिवली काम कर रही है। ठीक है, बोर्ड के लास्ट में आपको 2 पॉइंट्स दिख रहे, कुछ डेट्स लिखे हुए। 1965 में यूनिसेफ को बच्चों के लिए बहुत ही दमदार काम करने के लिए नोबेल पीस प्राइज के अवार्ड से भी नवाजा गया था। और 1989, सॉरी यहां पर में मिस्टेक हो गई है, 1989 में इंडिया के अंदर भी यूनिसेफ को इंदिरा गांधी पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। तो ये दोनों पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्लीज राइट डाउन कि 1965 में नोबेल पीस प्राइज से यूनिसेफ को नवाजा गया था और 1989 में इंडिया के अंदर इंदिरा गांधी पीस प्राइज से यूनिसेफ को नवाजा गया था, क्योंकि वो बच्चों के लिए काफी एक्टिवली और बहुत ही उम्दा काम कर रही है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिसेफ। अगर आप चाहो तो इसे माइंड मैप के फॉर्मेट में लिख लो। और इसी के साथ हम बढ़ते अपने नेक्स्ट एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट एजेंसी है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, second point is in 1919 ILO was founded as an organ of League of Nations. ILO का फॉर्मेशन कब होता है? 1919 के अंदर। और ये लीग ऑफ नेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। लीग ऑफ नेशन अगर आप लोग मेमोराइज कर पा रहे होंगे या अपना थोड़ा सा सोचने पर जोर दोगे तो आप लोग याद कर पाओगे कि लीग ऑफ नेशन बेसिकली वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है। और अगर आप फर्स्ट पार्ट देखे हो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो का, तो आपको पता होगा लीग ऑफ नेशन के बारे में हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है और वर्ल्ड वॉर 1 का जो टाइम पीरियड है दैट इज फ्रॉम 1914 टू 1918। ठीक है, 1914 टू 1918 इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशन जो है वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फॉर्म हुआ था। ये पहला ऑर्गेनाइजेशन था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फॉर्म होने वाला। ठीक है, ऑल्दो इनके जितने भी पॉलिसीज थे, जितने भी प्रोमिसेस इन्होंने किया था वो सारा फेल हो गए थे, बट स्टिल दे वर द फर्स्ट। जैसे यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्म हुआ ना, ये हम सभी को पता है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फॉर्म हुआ और उसी तरीके से लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वॉर 1 के बाद फॉर्म हुआ था, बट इनके जो पॉलिसीज थे वो फेल हो गए थे। और इसी लीग ऑफ नेशन का ऑर्गन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इनका फॉर्मेशन कब होता है? 1919। इज इट क्लियर? सभी को ये पॉइंट क्लियर है? तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वाज साइंड ऑन 28 जून 1919। सभी को पता है ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, हिस्ट्री का चैप्टर, फ्रेंच रिवोल्यूशन, करेक्ट। फ्रेंच रिवोल्यूशन के अंदर आप पढ़े होंगे कि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कब साइन हुई थी? तो 28 जून 1919। ठीक है, एग्जैक्टली
5 year after the assassination of Ferdinand. Ferdinand के assassination के 5 साल के बाद ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन हुई थी, और इसी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के साइन होने पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म की गई थी। ठीक है, क्योंकि दो हम लोग को पता है कि ट्रीटी ऑफ वर्सलिस क्यों साइन की गई थी, क्योंकि जितने भी जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे फ्रांस के अंदर वो लेबर्स रिलेटेड हो रहे थे। जितने भी वर्कर्स थे वो लोग स्ट्राइक्स किए थे, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो इनके बेसिस पे वो लोग अपना राइट चाह रहे थे। तो यहाँ पर भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस को साइन करना पड़ा, और ये साइन कब होता है, तो 28 जून 1919। ये बेसिकली हिस्ट्री के चैप्टर में है, आप को अभी मैं हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा सकती, बट अभी के लिए इतना जान लो कि फर्डिनेंड के असैसिनेशन, फर्डिनेंड जो थे ना, उनको उस समय वहां के जो कॉमनर्स थे वो असैसिनेट किए थे, और इनके ठीक असैसिनेशन के 5 साल के बाद ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस साइन होती है, और यहीं पर इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि लास्ट रूलर फ्रांस के अंदर कौन थे? कमेंट डाउन योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एट प्रेजेंट इट हैज 187 मेंबर स्टेट। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 187 स्टेट्स जो है इनके मेंबर हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इनका जो हेड क्वार्टर है दैट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर है ये पूरे पॉइंट्स आपको? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के बारे में। जैसा कि इनका नाम सजेस्ट कर पा रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो हम समझ सकते हैं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली लेबर्स के लिए, वर्कर्स के लिए काम करती है। करेक्ट? तो इनका फंक्शन भी उन्हीं से ओरिएंटेड होगा, क्रिएटिंग मोर एंड बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दैट मीन्स वर्कर्स के लिए, लेबर्स के लिए ये ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है, और ज्यादा से ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी तो होगा क्या, वो अर्न अच्छी तरीके से कर पाएंगे, तो उनका लाइवलीहुड भी बेटर होगा। करेक्ट? सेकेंड पॉइंट इज रिस्पेक्टिंग एंड लीगली प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो वर्कर्स के राइट है उनको रिस्पेक्ट करती है और लीगली प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है? थर्ड पॉइंट, फॉर्म पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वर्कर। पॉलिसीज का फॉर्मेशन करती है, पॉलिसीज बनाती है वर्कर्स के कंडीशन को और इम्प्रूव करने का, ताकि उनका जो लाइवलीहुड है, उनका जो स्टेटस है, वो भी क्या हो, इम्प्रूव कर सके। ठीक है? सो इट फॉर्म पॉलिसीज फॉर इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द वर्कर्स। वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज भी बनाती है। क्लियर है ये पॉइंट्स? आगे बढ़ू। It has banned employment of children below 14 year of age in factories and mines. 14 साल के नीचे के जितने भी बच्चे होंगे उनको प्रोहिबिट किया गया है कि वो फैक्ट्रीज या माइंस में काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है? और ये जो पॉलिसी है, ये जो स्टेटमेंट आज हम जानते हैं, ये बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का ही बनाया गया ये लॉ है। ये कहती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जितने भी बच्चे 14 साल के नीचे के हैं वो किसी भी इंडस्ट्रीज में, किसी भी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी माइंस के अंदर काम नहीं करेंगे। दैट इज हाईली प्रोहिबिटेड। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट इज इट फॉस्टर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल एंड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को काफी प्रमोट करती है। इनके प्रमोट करने से क्या होगा, ये जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, वेदर इट इज स्मॉल स्केल और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये चला, मतलब इनमें काम करने वाले जो वर्कर्स होंगे उनको भी क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो उनका भी लाइवलीहुड क्या होता, बेटर होता, उनका भी जो कंडीशंस होता है वो भी बेहतरीन होगा अगर उनको अच्छी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो। ठीक है? तो इस बेसिस पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को भी काफी प्रमोट करती है। तो इन शॉर्ट हम क्या देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर्स और वर्कर्स के बिहाफ में
काफी एक्टिव होकर के उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए पॉलिसीज बनाती है ताकि उनके कंडीशंस क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। ठीक है, और ये पॉइंट्स आपको क्लियर है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन 1969 ILO वाज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज से भी नवाजा गया है। कब? तो 1969 में। तो आई होप आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट्स अगर आपको लगे कि हाँ नहीं समझ में है तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो। वैसे अगर आपको मेरी इनिशिएटिव अच्छी लग रही हो और आप इस तरीके के माइंड मैप के फॉर्मेट में कुछ नया सीख पा रहे हो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर लव वंस एंड फ्रेंड। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको मेरी इनिशिएटिव कैसी लग रही है और इस वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो कमेंट डाउन करो, और क्वेश्चन को जरूर आंसर करो कि लास्ट रूलर कौन थे फ्रांस के अंदर, और ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे फ्रांस के अंदर। और बस एक ही क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, तो वो कमेंट डाउन करो, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट डाउन करो। ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो इसी के साथ क्लास 8 सिविक्स से सारे आईसीएसई बोर्ड के ये चैप्टर्स कवर हो रहे थे, तो सिविक्स के पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो क्लास 9 सीबीएसई सिविक्स के साथ, और क्लास 10th की भी सीबीएसई सिविक्स को हम कवर करेंगे, और साथ ही साथ सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे 2 दिन कंटिन्यूअस लाइव सेशन लिए जा रहे हैं मैथ्स के। अगर आप चाहो तो उसे ज्वाइन करके पढ़ सकते हो साथ ही साथ मेरे। और सैटरडे के टाइम टेबल को अगर आपको देखना है और संडे के भी टाइम टेबल को अगर आपको देखना है तो चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में जाए, वहां पोस्ट दी गई है, टाइमिंग बताई गई है कि मैथ्स की क्लास कब से कब तक चलेगी, क्लास 8 की, क्लास 9th की, क्लास 10th की, क्लास 11th की और क्लास 12th की। इफ यू आर लाइकिंग माई इनिशिएटिव, थैंक यू so much for watching guys. Till then, stay happy, stay safe.